सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए जो भी 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं या 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, तो सभी के लिए हिंदी का ग्रामर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी का जो ग्रामर का जो फर्स्ट जो पार्ट है आपका वर्ण का, वो आज हम आपको क्लियर कर देंगे। वर्ण से संबंधित जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सारी कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद आपको जस्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सारी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं, सभी को यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी वर्ण से संबंधित कोई भी अगर डाउट होगी हिंदी ग्रामर में तो वो पूरा डाउट क्लियर हो सके और अच्छी से सारे ऑब्जेक्टिव को बना सके। क्योंकि जो हिंदी होती है वो अब 100 मार्क की होती है। पहले इंटर में 50 मार्क की होती थी और 150 मार्क की भी होती थी, लेकिन अब वो पूरा क्या कर दिया, 100 मार्क की कर दी गई है। तो आपका 50 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है, तो हम लोग विशेष ध्यान देंगे हिंदी ग्रामर पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमको पहला जो मेरा टॉपिक हमको शुरू होने वाला है, पहला टॉपिक का नाम है वर्ण। ठीक है ना। तो वर्ण समझते हैं वर्ण क्या है। तो वर्ण वैसा चीज़ है, वर्ण किसको कहेंगे जिसका आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हो। वर्ण को हम क्या कर सकते हैं, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जिसका क्या हो, खंड या टुकड़ा ना हो, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, खंड या टुकड़ा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वर्ण कहेंगे। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे में लिखेंगे अ, तो अ का कोई टुकड़ा नहीं होता है। जैसे में लिखिए क, तो क का कोई टुकड़ा नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, अ आपका वन हो गई, क आपका क्या हो गई, वन हो गई। अब आगे हम लोग अगले जो टॉपिक में आप लोग बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका है वर्णमाला। वर्णमाला क्या समझेगा। वर्णमाला होता है क्या चीज़, तो वर्णमाला होता है वर्णों के, ठीक है ना, यही वर्ण है, वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से, वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से किए गए समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, ठीक है ना, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अब बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वर्णमाला क्या होती है और वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो होती है वो सिंगल होती है और ये जो वर्णमाला जो होती है वो समूह में होती है, एक व्यवस्थित होती है, लेकिन एक क्रम से होती है। जैसे में हम लोग पढ़ते हैं अ के बाद जो मेरा अगला जो होता है वो क्या होता है, आ होता है। ये नहीं से हम मान लीजिए हम पढ़ा अ के बाद हम लोग पढ़ते हैं क, तो ये हो गया अनसिस्टमेटिक, ये क्रमबद्ध तरीका से नहीं, क्रम में आपका आता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई। तो ये आपका क्या है, क्रमबद्ध में हो गया। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला जो हिंदी में होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं अंक, तो वो केवल कितना होता है, 52 होता है। तो कहाँ तक होता है, तो अ से लेकर ज्ञ तक में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। तो सारी जानकारी आपको हम बताएंगे सर 52 अक्षर कौन होते हैं। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको आगे समझाने में मुझे आसानी होगी। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, मैंने एक बात को जान लिया से, आपके जो वर्णमाला होती है वो वर्णमाला कितनी होती है, वर्णमाला 52 होता है, ठीक है ना। अब हम लोग एक बात समझ गए हैं, वर्णमाला टोटल हिंदी में कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब वर्णमाला को भी कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। क्या बांटा गया है, तो हम लोग वर्ण को ही बांटा गया, ठीक है ना। तो वर्ण को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक को कर दिया गया है स्वर्ग, एक को क्या कहा दिया गया है, एक को क्या कहा गया है, व्यंजन, ठीक है ना। कोई आदमी आपसे पूछेगा से बताइए से वर्ण कितने हैं, तो वर्ण 2 है, एक है स्वर वर्ण और एक क्या है आपका व्यंजन वर्ण। तो हम इस पर अब ध्यान नहीं देंगे, उतना फोकस आएंगे, थोड़ा बताते हैं, समझिएगा बात को, ठीक है। तो ये जो 52 थे हम इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 52 कौन कौन होता है यहाँ पर देख लीजिए। 52 जो होती है वो होता है अ, उसके बाद होता है आ के बाद होता है हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और आपका होता है री होता है। क्या होता है आपका, री होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ए होता है ऐ, ओ, औ, अंग, अ। तो ये जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं आपके, इसको हम स्वर वर्ण के कैटेगरी में रखते हैं। क्या रखते हैं, स्वर वर्ण के हम कैटेगरी में रखते हैं, स्वर वर्ण के हम इसको हम कैटेगरी में रखते हैं, सिर्फ इसको छोड़कर, ठीक है ना। इसको हम छोड़कर इसको बोलते हैं अयोगवाह वर्ण, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, अयोगवाह वर्ण। ये जो आपके 2 हैं वो क्या है, अयोगवाह वर्ण है। क्या है, अयोगवाह वर्ण है। अंग और अ को हम स्वर वर्ण कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अंग और अ जो होती है वो आपका अयोगवाह वर्ण होती है। तो टोटल जो आपके हिंदी में जो स्वर वर्ण होते हैं कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्ण जो टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। टोटल हम आपको बताएंगे सर 52 आपका कौन कौन होता है। तो स्वर वर्ण हिंदी में कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा स्वर वर्णों की कितनी संख्या होती है, तो 11 होती है। कौन कौन होती है, तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ठीक है ना। ए ऐ ओ औ यही होते हैं स्वर वर्ण, और अंग और अ होता है आपका अयोगवाह वर्ण होते हैं। अब बात समझते हैं, स्वर्ण वर्ण जो होती है ना वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका
हर्षऊ स्वर, एक होता है आपका दीर्घऊ स्वर। हर्षऊ स्वर और दीर्घ स्वर, तो बात समझिएगा हर्षऊ स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जो हर्ष स्वर होते हैं ना, जिसको आप बोलने में आपका कम भीड़ पड़े, वही आपका हर्षऊ होता है। तो हर्षऊ होता है आपका अ होता है, उसके बाद आपका होता है हर्षई, ठीक है ना, आपका होता है अ, हर्षई और आपका उ और आपका ये री होते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछेंगे ऐसे बताइए हर्षऊ स्वर कितने होते हैं, तो हर्षऊ कितने होते हैं, तो 4 होते हैं हर्षऊ स्वर। 11 में हर्षऊ स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं, तो दीर्घ स्वर आपका हो जाएगा आ के बाद होगा दीर्घई, दीर्घई के बाद हर्ष दीर्घऊ, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएंगे ऐ, उसके बाद हो जाएगा ओ, उसके बाद हो जाएगा औ, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके हो जाएंगे दीर्घ स्वर। एक स्वर वन में ही होता है जिसको बोलते हैं पलुत स्वर। पलुत स्वर क्या होता है, तो जिसको हम बोलने में क्या होता है, बोलने में ज़्यादा भीड़ हो, जैसे हम लोग पढ़ते थे ओम, ओम होता था, इसको पढ़ेंगे ओम, तो ओम में क्या होता है, पलुत स्वर, इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। और दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसमें भी देखिए अ बोलने के मुकाबले नहीं, हर्षऊ बोलने के मुकाबले दुगुना जो समय लगता है वही आपका दीर्घ स्वर होती है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में यही अंतर है। दीर्घ स्वर क्या होती है, ये हम आ पढ़ते हैं तो उसके क्या होता है, आधा हम लोग भीड़ पर लगाना पड़ता है कि इसमें हर्ष स्वर में, और हर्ष स्वर के ये दुगुना हमको लगाना पड़ता है इसमें, आ बोलने में, ई बोलने में, ऊ बोलने में, उह बोलने में, ए आई, ठीक है ना। और हर्ष स्वर में हम लोग आसानी से बोल देते हैं अ ई और अ हर्षई और दीर्घऊ और ई बोल सकते हैं आसानी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमने स्वर वन के बारे में हमने जानकारी कर लिया, ठीक है। तो टोटल आपके कितने होंगे, देखिए यहाँ पर आपका हमने पढ़ा, तो 11 आपके हो गए क्या चीज़, स्वर वन हो गए, और आपका अंगर और 2 हो गए क्या आपके अयोगवा वन, आपका 2 हो गया अयोगवा वन, जिसमें भी आपको हम कैटेगराइज कर दिए 4 होते हैं हर्ष स्वर वन, और आपके कितने होते हैं, आपका हो जाएंगे यहाँ पर 7 हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर वन, ठीक है ना। 7 क्या हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर वन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क से लेकर, ठीक है ना, क से लेकर म तक, क से लेकर जो म तक होती है वो आपका स्पर्श व्यंजन होता है। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। क से लेकर म तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन, यानी क से म तक में आपके जो टोटल जो होते हैं वन, वो टोटल वन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं, 25 होते हैं। के से लेकर म तक आपके कितने टोटल वन होते हैं, तो 25 होते हैं, और इसी वन को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग आगे बात करते हैं, तो यह जो होता है य, र, ल और वह, यह जो होती है अंतःस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ये चारों क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या आपके 4 है। इसके बाद एक और होता है आपका, ठीक है ना, एक और होता है आपका, क्या होता है, तलाबे स, मूर्धान स, अब उसके बाद दंत स और ह, ठीक है ना। ये जो चारों होते हैं इसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन, ठीक है ना। क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन, ठीक है ना। क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं। ये जो चारों आपके क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। ये भी आपके 4 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे हम लोग ध्यान से, तो आपका 11 हो गया, 11 2 आपका 13 हो गया, और 13 और हम 25 को जोड़ेंगे तो 13 25 कितनी हो जाएगी आपकी, 13 25 में हम इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 38, ठीक है ना। और 38 में आप देखिए 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 38 4 42 हो जाएगा, 42 4 आपका 46। थोड़ा ध्यान से आप काउंट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। 25 आपका हो जाएगा 8, तो 25 8 आपके हो जाएंगे कितने, 33, और 33 और यहाँ पर 11 कितना हो जाएगा 44, और 2 क्या हो गया आपका 46। तो हमने कितना वन को कंप्लीट कर लिया, तो 46 वन को हमने कंप्लीट कर लिया है। कौन क्या होते हैं, तो क से लेकर म तक में क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो क हो गया क, ख, ग, घ, अंग, तो च, छ, छ, ज, य, ये सारे क्या हैं आपके स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना, जो कि 25 होते हैं। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, जो कि 4 हुए, ठीक है ना। उसके बाद तलव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह उष्ण व्यंजन होते हैं। इसके अलावा एक और व्यंजन होते हैं जिसका नाम है, जैसे हम लिखे पढ़ते हैं अक, छ, त्र और ज्ञा, ठीक है ना। अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र, ये जो होते हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो इसकी भी संख्या कितनी हो गई, इसकी भी संख्या 4 हो गई। तो 46 में मैंने 4 को ऐड किया, कितना हो गया 50, बचा कितना आपको, बच गया 2 और पुराना है। तो अब देखिए 2 कैसे पूरेंगे, तो आपको पता चल गया अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र, यह जो है क्या है, संयुक्त व्यंजन। हम आपको आगे बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन क्यों है। अब अगला जो इसमें एक और होती है वो आपका होता है बड़ी र, ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ी र, और ये होता है ढ, ठीक है ना। यही 2 होता है, ठीक है ना, यही आपके 2 होते हैं, और ठीक है ना व्यंजन, जो कि हम जो कितना पूछेगा आपका टोटल 52 हो गए। और ये जो आपकी दोनों होती है, इसको हम किसी भी शब्द के बीच में पढ़ेंगे या तो लास्ट में पढ़ते हैं। ये दोनों जो अक्षर है ये कभी भी शुरू में नहीं आती है, आएगी तो ये लास्ट में आएगी, अंत ये बीच में हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाई, ठीक है ना, तो पढ़ाई में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, ये ढ का, ठीक है ना। ये ढ का इस्तेमाल हम करते हैं, ये आपका दूसरा चीज है, ये आपका दूसरा होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं ढोलक, ठीक है, ढोलक, तो ढोलक में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर गया, ये जो क से लेकर म तक में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ढोलक में ये वाले नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपके अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, ठीक है। तो यही आपके 2 एक्स्ट्रा होते हैं जो कि काफ़ी
आदमी को पता नहीं होता है, ठीक है। अब लोग हमने आपको 52 वर्णमाला के बारे में आपको हम जानकारी हमने दे दिया। अब बात थोड़ा समझ लीजिएगा स्वर वर्ण क्या होती है, उसको भी बारे में जानकारी देते हैं, छोड़ेंगे नहीं उसको। तो स्वर वर्ण क्या होती है? तो जो स्वर वर्ण होती है वो क्या होते हैं? यह वैसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण हम किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं। स्वर वर्ण क्या होता है? वैसा वर्ण होता है जिसकी हम उच्चारण में, हमारे जो उच्चारण करें जिसमें हम किसी का भी सहायता नहीं लें, वो आपका होता है स्वर्ण वर्ण, ठीक है ना। अब व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण होता है वैसा वर्ण से, उन वर्णों को हम कहते हैं जिसका उच्चारण हम किसकी सहायता लेते हैं? स्वर की सहायता लेते हैं, वो आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। यानी बिना स्वर के, बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर स्वर वर्ण नहीं होगा तो व्यंजन वर्ण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो बात समझिएगा। यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए क बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो क बोलते हैं तो मेरा साउंड में क्या आता है? क, यानी अ आ रहा है साउंड में। यानी जो शुद्ध कोई पूछेगा शुद्ध व्यंजन क्या है, तो क में हलंत हो, यानी आधा क होता है शुद्ध, ठीक है ना। इसी में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? अ, तो क्या बन जाता है आपका? क बन जाता है, ठीक है ना। इस समय में क्या करेंगे? हमारे जो क में हलंत है, यहाँ पे क्या जोड़ दिए? आ, तो क्या बन जाएगा? का बन जाएगा ना। और फिर इसी में क्या मान लीजिए क हलंत है, इसी में क्या जोड़ दिए? हर्षई, तो क्या बन जाएगा आपका? की बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमने जो 11 जो स्वर वर्ण लिए थे उसी में क्या करना है? आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। तो हम इसको जोड़ देंगे, अ को जोड़ देंगे, आ हर्षई दीर्घई। देखिए सारे को आप जोड़िएगा तो देखिए हम इसको जोड़ते हैं, अ को, आ को, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ए ऐ ओ औ अंग और अ को, ये हम सारे को हम जोड़ देते हैं सिर्फ इसमें री को छोड़कर। तो आपका एक क्या बन जाती है? एक आपका 12 खड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है? 12 खड़ी बन जाती है, ठीक है ना। क्या बन जाती है? 12 खड़ी। जैसे हम यहाँ पर अपनी ऐड कर रहे थे, क में हलंत अ जोड़े तो क हो गया, क में हलंत आ जोड़े तो क्या हो गया? का हो गया, क में हलंत ई जोड़े हर्षई तो क्या हो गया? की हो गई, क में हम मान लीजिए हलंत ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी से लिए आपका क्या बन गया? 12 खड़ी, क्योंकि इसमें 12 खड़ी को ऐड किया गया है व्यंजन में, ठीक है ना। व्यंजन में क्या? स्वर वर्ण और अयोग मेरा 12 खड़ी का निर्माण हुआ है। तो 12 खड़ी के बारे में भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो चलो हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सारी हिंदी को हम कवर करेंगे, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके जस्ट आपको वर्ण से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, R2 सर हिंदी पर, ठीक है ना। आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हिंदी ग्रामर से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये चैनल पर हम हिंदी और संस्कृत को पढ़ाएंगे, हिंदी और संस्कृत को पढ़ाएंगे R2 सर हिंदी पर, याद रखिएगा। और जो मेरा फर्स्ट जो चैनल है जो कि आपको मैथ और साइंस पढ़ना होगा, मैथ और साइंस, ठीक है ना। तो मैथ साइंस के लिए हमने अपने ही नाम से एक चैनल बनाया जिसका नाम है रवि रंजन सर, ठीक है। जाकर यूट्यूब पर आपको सर्च करना है रवि रंजन सर। तो उसी चैनल पर हम क्या पढ़ाते हैं? आपको मैथ और साइंस की हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग को जान गए होंगे। तो हम लोग अब चलिए ये बात हम पढ़ लिए, तो अब देखिए ध्यान से अगला जो हम लोग का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक का नाम है अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है ना। अल्प प्राण समझने का प्रयास कीजिए। अल्प प्राण होता क्या है? आप लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देंगे, इस पर ध्वनि पर ये जो बोला जा रहा है अल्प प्राण, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, हम ऐसा वर्ण को बोले जिसमें हम थोड़ा भीड़ लगे, थोड़ा मेहनत करना पड़े, वही यहाँ पे क्या होते हैं? अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें हमको थोड़ा मेहनत करना पड़े, बोलने में हमको थोड़ा मेहनत हो, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। तो देखिए कैसे होगा इसे। अल्प प्राण जो होती है आपकी, वो क्या होते हैं? जिसको हम बोलने में क्या होता है? थोड़ा बल लगता है। और यही पर आता है आपको महाप्राण, ठीक है ना, महाप्राण। तो महाप्राण में क्या होते हैं? बात को समझिएगा। तो महाप्राण और अल्प प्राण हमको समझाने से पहले एक बात पर ध्यान देंगे, आप लोग काउंटिंग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 3 4 5, कहीं से काउंटिंग हम क्यों लिख रहे थे? काउंटिंग लिख समझिएगा, ध्यान से पहले बात को समझिए। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए ध्यान से, हम लोग जब क से लेकर म तक जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें आप देखेंगे अधिकांश जो आपके वर्ण होते हैं, यानी जो वर्ग होते हैं, वो 5 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? तो अल्प प्राण जो होती है वो पहला होता है, ठीक है ना। अल्प प्राण क्या होते हैं? पहला को और तीसरा को, और हम किसको बोलते हैं? लास्ट को, ठीक है। पहला, उसके बाद तीसरा और लास्ट, इसको हम बोलने में क्या होती है? कम भीड़ लगती है, ठीक है ना, कम मेहनत करना पड़ता है। जैसे हम पढ़ के पढ़ते हैं, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। आप ध्यान से पढ़िएगा। क, तो क बोलने में थोड़ा कम मेहनत लगता है, देखिए जैसे हम बोलेंगे ख, तो ख में ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है ना। कोई पूछेगा अल्प प्राण क्या होता है? तो किसी भी वर्ग के पहला और तीसरा और पांचवा अक्षर को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर को हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। जैसे मान लीजिए क, ग,
और अंग, इसको बोलने हम थोड़ा जल्दी बोल देते हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे आपका अल्प प्राण हो जाएंगे। लेकिन यही बात जो होती है महाप्राण में क्या होती है, जिसको मेहनत बोलने में क्या हो ज़्यादा भीड़ लगे, वही होता है क्या चीज़ आपके होते हैं, वो आपका महाप्राण होता है। जैसे मान लीजिए 2 बच गया, वही 2 और आपका 4। जैसे मान लीजिए बोलते हैं ख, तो ख बोलने में ज़्यादा मेहनत लगती है और घ बोलने में भी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो घ और आपका ख जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। तो आपसे कोई एक सवाल पूछेगा, बताइए से चौ कौन सा है प्राण, अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो चौ पे क्या है, क्योंकि 1 नंबर में आती है चौ, तो चौ पे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। यहीं पर हम पढ़ेंगे छ क्या है, तो छ आपका 2 नंबर में आते हैं, तो क्या हो जाएंगे, महाप्राण। यहीं पर आपका पढ़ेंगे जौ, तो जौ क्या आता है, जौ आता है 3 नंबर में, तो आप क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। और यहीं पर पढ़ेंगे हम लोग झ, तो झ बोलने में कुछ ज़्यादा लगेगा मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। और लास्ट में आपका आएगा यो बोलने में यहाँ पे कम समय लगता है, तो वो आपके हो जाएंगे अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रही होगी बात को, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम लोग का है, क्योंकि 10th में सिलेबस में ऐड कर दिया था, एक बार पूछा था 10th में, क्या पूछा था वो बात समझिएगा, बालाघात क्या होता है, बालाघात पूछा था। तो बालाघात के बारे में हम लोग अब समझेंगे सर, बालाघात होता क्या है। तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं, बालाघात पर हम लोग पढ़ेंगे सर, बालाघात आपका क्या होता है सर। देखिए बालाघात, बालाघात, तो बालाघात क्या होता है तो समझिएगा, किसी भी शब्द को, ठीक है ना, किसी भी शब्द को बोलने में, हम कोई भी शब्द बोलते हैं, देखना उसमें कोई ऐसा अक्षर होती है जिस पर हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है ना, जिस पर हम क्या करते हैं, जिसमें हम ज़्यादा जोर दें, वही बालाघात कहलाता है। किसी भी अक्षर पर हम लोग ज़्यादा जोर, किसी भी शब्द पर हम लोग ज़्यादा जो कोई अक्षर का हम बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बालाघात कहेंगे। क्या कहेंगे, बालाघात कहेंगे। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, करण, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, करण। तो इसमें आप ध्यान से शब्द में देखेंगे किसको हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, किस अक्षर को हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं करण, तो किस अक्षर का इसमें जोर से उच्चारण हुआ है, करण, करण, करण। तो आपको याद पर रही होगी क को हम लोग ज़्यादा फोर्स से दे रहे हैं, तो वही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बालाघात हो जाएंगे, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही है। अगर हम किसी भी, देखिए समझिए बात को, किसी भी शब्द में, ठीक है ना, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द को बोलने में, किसी भी शब्द को बोलने में किसी अक्षर पर ज़्यादा जोर दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बालाघात। क्या कहेंगे, बालाघात कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, बालाघात कहते हैं, उसे बालाघात कहते हैं। तो बालाघात आप लोग का कंप्लीट हो गया, बालाघात कहते हैं, ठीक है। तो बालाघात आप लोग का कंप्लीट हो चुकी है। अब लोग हम लोग बालाघात के बाद हम अगला जो टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो अगला टॉपिक का नाम है आपका है घोष और अघोष। घोष वर्ण क्या होते हैं और अघोष वर्ण क्या होता है, समझिएगा। घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या होंगे, इसे हम इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। घोष और अघोष वर्ण क्या होते हैं, तो घोष वर्ण में समझिएगा, घोष क्या होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होता है, देखिए, तो किसी भी वर्ग के, किसी भी क वर्ग, मान लीजिए हम लोग क ख लिखते हैं, क ख ग घ अंग, तो किसी भी वर्ग के तीसरा चौथा और पांचवा को हम क्या बोलते हैं, घोष वर्ण बोलते हैं। किसी भी वर्ग के तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण को हम क्या बोलते हैं, घोष वर्ण बोलते हैं। तो आपको बच गया कौन वर्ण, 2 वर्ण बच गया, तो पहला और हम दूसरा को हम क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला और हम दूसरा क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं। घोष वर्ण किसको बोलते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा को, किसी भी वर्ग के तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण को हम क्या बोलते हैं, घोष वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घोष वर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये जो आपके मान लीजिए गौ क्या हो जाएगी, गौ आपका हो जाएगा घोष वर्ण, आपका घ क्या हो जाएंगे, घोष वर्ण, अंग क्या हो जाएंगे, घोष वर्ण हो जाएंगे। आपको कोई पूछेगा अघोष वर्ण क्या होता है, तो अघोष वर्ण क्या होते हैं, क होते हैं और ख आपका क्या होता है, अघोष वर्ण होते हैं। क और ख क्या होते हैं आपके, अघोष वर्ण होते हैं। तो अब हम लोग चलिए अगला घोष वर्ण आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग को क्या बोलते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। इसके अलावा घोष वर्ण में आपके य अलावा क्या होते हैं, य होते हैं, र ल और व, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम घोष वर्ण। और इसमें जो आपके स बच जाते हैं वो आपके हो जाएंगे अघोष वर्ण, यानी क्या बोलेंगे, तलव्य स, मूर्धान्ह स और उसके बाद दंत स और ह, ये आपके क्या है, ये आपके अघोष वर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। य र ल व ये आपके हो जाएंगे घोष वर्ण। और अघोष वर्ण में क्या हो जाएंगे, आपका पहला और दूसरा थोड़े क्या तलव्य स, मूर्धान्ह स, दंत स और आपके ह हो जाएंगे अघोष वर्ण में, ठीक है ना। तो आपका अघोष वर्ण समझ में आ गई होगी, अघोष वर्ण आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आप लोग हम लोग थोड़ा समझते हैं संयुक्त व्यंजन को, थोड़ा
बढ़िया से, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन को बढ़िया से समझते हैं। अघोष वर्ण समझ होंगे तो किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण को हम क्या कहेंगे, अघोष वर्ण। साथ में उसमें एक और सम्मिलित होता है, ये कौन सा वर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वर्ण बताइए तो आप लोग, आपको पहले आपको पढ़ाए हैं,